रेडियो मनोरंजन ऑफ 107.8 एफएम पर मैं आ गई हूँ अब अगले घंटे में। और आप सभी को पता है कि ये जो है लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो चल रहा है और मैं हूँ प्राका आपके साथ और 7 बजे आपके साथ कनेक्ट हुई थी और अब पूरा जो टाइम हो गया है वो 8:05 हो गए हैं। और अब हमारे साथ में है अगली गेस्ट जिनका नाम है मनिका सेठिया, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, पीएचडी स्कॉलर, मेटाबॉलिक बैलेंस कोच, एमबी इंडिया, एक्स डाइटिशियन, सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, फाउंडर न्यूट्रिशियन क्लिनिक है इनका। तो मैम मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। जी मैम मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर। जी तो आप हमारे साथ इस रेडियो में जुड़े, इसका पार्ट बने। मैम क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्या जो लिसनर्स आपको सुन रहे हैं आप उनके लिए क्या कहेंगे? ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म और एक अच्छा आपने जो शुरू करा है ताकि हमारी आवाज़ दूसरे तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुन सकें और उनको बेनिफिट मिल सके। बहुत सारे आप लोगों के जो सस्टेनेबल जो आपने ये शुरू करा है, लाइव शुरू करा है, इससे आई एम श्योर बहुत लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है इस चीज़ से। आपका रिकॉर्ड बनेगा पर दूसरे लोगों को बेनिफिट आई एम श्योर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। और हमारी पूरी कोशिश रहती है, हम लोग जो है 150 घंटे का रिकॉर्ड हम बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात भाई। लेकिन जो है हम आपके साथ में जुड़े हैं, बहुत सारी जानकारी हम दे रहे हैं और हमारे साथ में मनिका सेठिया है। और मैम हेल्थ की हम बात करेंगे और उसी के साथ ही फूड एज मेडिसिन कितना इम्पोर्टेंट है इस पर हम आएंगे और साथ ही हम लोग गट हेल्थ पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हेल्थ को समझना इम्पोर्टेंट है, राइट? एब्सोल्युटली। तो हेल्थ क्या है और हेल्दी कैसे रहें, सबसे पहला सवाल जो बेसिक क्वेश्चन है। बेसिकली तो जब सोचते हैं कि हम हेल्दी हैं तो इसका बीमारी ना होना को हेल्दी नहीं बोला जाता। अगर हम WHO की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें लिखा गया है क्लियरली कि हेल्थ इज डिफाइंड एज द कंप्लीट फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, और सिर्फ बीमारी ना होने को आप हेल्दी नहीं कह सकते। यस, राइट। तो जब हम लोग अगर इस मोमेंट पे अगर मैं हेल्थ को डिफाइन करूँ, इट वुड बी अ कंप्लीट हेल्थ, और इसके 3 पिलर्स होते हैं। जब हम लोग किसी को हेल्दी देखना चाहते हैं तो हम लोग 3 एस्पेक्ट्स पे ध्यान देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग न्यूट्रिशन तो एक पार्ट है ही है, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक और भाग है वो हम बोलेंगे एक्सरसाइज, और जो एक और भाग है वो हम बोलेंगे स्ट्रेस या हमारी थॉट पैटर्न्स। तो अगर ये तीनों पैटर्न्स इंक्लाइन नहीं रहेंगे एक दूसरे के साथ तो हम हेल्दी नहीं फील करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूट्रिशन अच्छा खा रहे हैं पर आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं तो आपको वो न्यूट्रिशन नहीं लगेगा उस हिसाब से। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अच्छे थॉट्स भी हैं, अच्छा न्यूट्रिशन भी है, तब भी आपकी बॉडी नहीं रिस्पॉन्ड करेगी। तो इन तीनों का बैलेंस कहीं ना कहीं हमें हेल्दी बनाता है। एंड हेल्थ को आप एक टाइम पर हेल्दी नहीं हो सकते, इट्स अ वेरी डायनेमिक टर्म। मतलब कि आज आप हेल्दी फील कर रहे हो, मे बी एक हफ्ते के बाद और 10 दिन के बाद अगर आप ये 3 चीजें नहीं कर पाए तो आप हेल्दी नहीं फील करोगे। तो इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस। एवरी डे हमको अपनी हेल्थ पे प्रायोरिटाइज करनी पड़ती है। जी, वर्क लाइफ बैलेंस इसी को बोला जाता है, जहाँ पे हेल्थ आ जाती है। जी जी। तो आपसे हम और बहुत सारी बात करने वाले हैं। और मनिका, एक वक्त था जब लोगों को खान पान के बारे में जानकारी थी, उन्हें पता था, भले ही पढ़े लिखे कम हो, एजुकेशन उस वक्त पे ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ नॉलेज थी कि खाना कैसा होना चाहिए। लेकिन फिर एक वक्त आया जब लोग बाहरी देशों के खाने से जुड़े और पोषण के महत्व को कम आंकने लगे, उनको कम समझ में आने लगा, क्योंकि जो पश्चिमी देश हैं उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। और फिर एक वक्त आया जब लोग वापस से अपनी पुरानी संस्कृति से जुड़ने लगे, खान पान से जुड़ने लगे और जुड़ रहे हैं। तो पिछले कुछ सालों से जो ये बदलाव आए हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो आपने बात करी कि हमारे लोगों को पुराने टाइम से ही अच्छा खाने पीने की समझ थी, और इसमें अभी भी कोई दो राह नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं है कि आज भी इंडिया को लुक फॉरवर्ड करा जाता है उसकी रिच फूड हैबिट्स के लिए। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा आया था 1900s के आसपास, तब हमने देखा कि यहाँ पे
पेस्टिसाइड्स का यूज़ शुरू हुआ, हम्म, और धीरे धीरे कब वो पेस्टिसाइड्स हमारे खाने के अंदर टॉक्सिसिटी लेकर आने शुरू हो गए वो हमें पता ही नहीं चला। हमने जो फार्मर्स थे उन्होंने पेस्टिसाइड्स का यूज़ इसलिए करा ताकि उनकी फसल खराब ना हो और उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। जी, बट ऐसे इंसिडेंट्स हमने देखे कि पिछले 2000 के आसपास हमने देखा कि वीट एलर्जी, सीलियाक डिजीज का नाम का जो डिजीज है जी, वो पंजाब साइड में सबसे ज्यादा राइज पर, हर घर में एक सीलियाक पेशेंट होने लगा। वो क्यों हुआ? क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड होने लग गई हमारी क्रॉप्स। जी, तो जब धीरे धीरे सीप इन करने लग गया हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन का कल्चर था, जी, अब वेस्टर्नाइजेशन आया, उसके अंदर हमारे सीड ऑयल्स आए वहाँ से, जिन्होंने कनोला ऑयल लिया, और हम कोकोनट ऑयल्स यूज़ करते थे, हम कच्ची घानी का सरसों का तेल यूज़ करते थे। पर हमने वहाँ से क्या एक्सेप्ट करना शुरू करा? ऑलिव ऑयल, जो कि हाईली प्रोसेस्ड ऑलिव ऑयल यहाँ पे यूज़ होना शुरू करा। कनोला ऑयल जो कि एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑयल है, हमने वो चीज़ें अपनानी शुरू करी जो कि एब्सोल्युटली हेल्दी नहीं थी। इनफैक्ट जो हमारे यूज़ करते थे दे वर मच मोर हेल्दियर। जी, उसके बाद इसके अलावा एडल्ट्रेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन की वजह से बहुत बढ़ने लग गया। फॉर एग्जांपल काउज मिल्क की बात करें तो उसके अंदर इतने इंजेक्शंस देने शुरू कर गए कि लोगों को आजकल जो पीसीओएस की प्रॉब्लम्स आ रही हैं वुमेन में, इनफर्टिलिटी की दिक्कत आ रही है, वो सबसे ज़्यादा इस वजह से आ रही है क्योंकि आप काऊ को इंजेक्शंस देते हैं ताकि उसकी ईल्ड बढ़ा सके, आप मिल्क के प्रोडक्शन बढ़ा सके। तो जब ये सब चीज़ें आई, पर कोविड वाज वन टाइम, मैं बोलूँगी कि लोगों को रियलाइज होना शुरू हुआ बहुत कुछ कि नहीं, हमें बचाया तो उस काढ़े नहीं था, अश्वगंधा, कर्क्यूमिन और यही चीज़ें थी जिसकी वजह से हमें दवाइयाँ कुछ समझ में नहीं आ रही थी। इट वाज दिस कि जो हमें इंडियंस को समझ आ रहा था, जी, और इम्यूनिटी यहीं से आएगी। तो वापस ड्रिफ्टिंग की जो आप अगर बात कर रहे हो, तो ड्रिफ्टिंग इवेंचुअली हमारी यहीं से आनी शुरू हुई। पोस्ट कोविड के बाद से मैंने विद 15 years of experience now in this field, I have realized कि लोगों ने कोविड के बाद अपनी हेल्थ पर, प्रिवेंटिव हेल्थ पर वर्क करना ज़्यादा शुरू करा है, एंड दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड वैल्यूइंग जो अपने इंडियन हर्ब्स, इंडियन स्पाइसेस एंड इंडियन हैबिट्स को। फॉर एग्जांपल मिलेट्स की भी बात करें Yes. तो मिलेट्स भी दोबारा, एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट इतना उसको प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडीज एंड इतना प्रमोट कर रही है ताकि लोगों को अंदर अवेयरनेस आए उस चीज़ से रिलेटेड। और ये वाला शिफ्ट जो है पोस्ट कोविड कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव चेंज आया है लोगों के अंदर। जी। तो और कोरोना के लिए जितना ये जल्दी से आया कोई तैयार नहीं था, बिल्कुल। लेकिन हम लोगों ने सोचा नहीं था कि जितना नुकसान हम सोच रहे थे बिल्कुल। उतना नहीं हुआ, नहीं और हुआ। ये चीज़ हमने नहीं सोची थी बिल्कुल। क्योंकि ऑलरेडी जो भारत में तो ये बाद में आया है, उससे पहले कई देशों में ये फैला चुका था अपने पैर, और वहाँ के जो हम आंकड़े देख रहे थे, वहाँ हर दिन कितने कितने वीडियोस आते थे मैम, बिल्कुल। जिसमें हम देखते थे लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक वायरस था, लड़ने की ताकत जो थी वो- इम्यूनिटी की बात थी। Yes. यस, अब हमें रियलाइज होता है कि अब हमें पता है कि हमें इम्यूनिटी कैसे उसको बढ़ानी है, फूड के थ्रू। Yes. इसीलिए फूड को मेडिसिन की तरह ही हमने अब और रियलाइजेशंस हैं। फूड हमेशा मेडिसिन की तरह इंडिया में Yes. हमेशा से यूज होता था, आयुर्वेदिक, यूनानी, इन सब में हमारा हमेशा से फूड को बहुत अहमियत दी गई है। Yes. बट हम लोग उसकी अहमियत भूल गए थे बिकॉज ऑफ ऑल द कल्चरल वेस्टर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम उसको भूल गए थे। बट कोविड वाज जस्ट अ ओपनिंग विंडो फॉर ऑल ऑफ अस टू गो बैक एंड देखें दोबारा से कि क्या एक जो इतना रिच कल्चर और रिच फूड हैबिट्स थी लोग अपना रहे हैं उस चीज़ को अब। अच्छा, आज से मतलब कोरोना से पहले आपने क्या ज्यादातर लोगों को ये कहते सुना था कि यार आपकी इम्यूनिटी ना वीक है, आप ना कुछ करो? बिल्कुल नहीं सुना बिल्कुल था। नहीं और सुना था। आपने कोविड के बाद से इम्यूनिटी की बातें ही कोविड के बाद से आनी शुरू हुई थी। उससे पहले Yes. सिर्फ बीमार पड़ना या बुखार हो जाना की दवाई ले लेना, इतनी बात करते थे। जी। और उसके बाद से ही, कोविड के बाद से एक्चुअली में हमको गट हेल्थ की बातें, Yes. इम्यूनिटी की बातें, ये सब चीजें कोविड के बाद शुरू हुई हैं। लोगों में भी बहुत अवेयरनेस आई है अपनी हेल्थ से रिलेटेड। एक होता है प्रिवेंटिव हेल्थ और एक होता है ट्रीटमेंट हेल्थ। तो प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ अब लोग ज्यादा जाने लग गए हैं। Yes. अगर आपने पोस्ट कोविड के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो प्रिवेंटिव हेल्थ इज ऑन द राइज नाउ, जिसके अंदर कि हम रियलाइज करते हैं कि लोग अब अपनी हेल्थ को, मतलब बीमार होना नहीं चाहते हैं, अपनी इम्यूनिटी पे ज्यादा वर्क करना चाहते हैं। यस, और अच्छा लगता है देख करके कि जो आज के टाइम पे जिनको नॉलेज नहीं थी
आज वो भी जानते, यहाँ तक कि ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, जो घर में दादा दादी है उनको भी पता है Right. कि अच्छा ये इम्यूनिटी है। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं, हाँ, वो जो वक्त आया था कोरोना का, वो बहुत दुखदायी था, बहुत ज्यादा टेंशन वाला था, मतलब कितने लोगों के अपने चले गए, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा कि एक सबक सिखा करके गया, और ये जो चीज है ये लंबे टाइम तक रहने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि लोगों के Sustainability की बात कर अंदर रहे हैं। एम्बेडेड हो गया है जी, ये अब जी। कि इसमें एम्बेडेड हो गया है, वो चाहे डर की वजह से हुआ हो या किसी की वजह से, बट वो एक एम्बेडेड हो गया है। यस यस। और कोरोना से पहले की बात करें तो हम मानते आज भी है, लेकिन हाँ लोगों को नॉलेज है, बट एक चीज कि हम मानते हैं कि खाना जो है वो टेस्ट के लिए खाना चाहिए, जो जुबान को सही लगे वो खाना चाहिए। इसी वजह से आज फास्ट फूड की तरफ हम ज़्यादा झुकाव महसूस कर रहे हैं, उनकी तरफ ज़्यादा हम अट्रैक्ट हो रहे हैं। और स्टडी ये कहती है कि खाने को मेडिसिन की तरह खाएं तो गजब के जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको ये जानकर बहुत, हम लोग लेमैन है ना, तो हम हमारी न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री में हमें पता है कि फूड इंजीनियर्स नाम की भी एक पोस्ट होती है, जहाँ पर जो फास्ट फूड्स होते हैं उनको इस तरीके का बनाया जाता है विद जो सॉल्ट है, शुगर है, स्पाइस है, वेजिटेबल ऑयल्स हैं या मोनोसोडियम ग्लूटामेट जैसी चीज़ें इसलिए यूज़ करी जाती हैं कि वो ऐसा टेस्ट दें कि आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। अगर आपने वाला नाम सुना हो कि लेस यू कैन नॉट जस्ट हैव वन, तो ये सिर्फ टेस्ट की बात नहीं है, उसको एक इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है वो, जो उसका टेस्ट है वो इस तरीके का बनाया जाता है कि आप एडिक्ट हो जाओ उस चीज से। तो आप इसलिए बोल रहे हैं कि खाने को टेस्ट के लिए खाया जाता है, तो वो आपकी गलती नहीं है, वो बनाया ही इस तरीके से गया है कि वो एडिक्टिव हो जाए। और अगर हम बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा रिप्लेसमेंट्स देखो, बिस्किट्स और ब्रेड्स के अंदर इतनी एडिटिव्स होते हैं, इतने होते हैं कि अगर आप उसके बिना रोज सुबह सब बहुत लोग उठते होंगे जो सोचते होंगे हमें ब्रेड या बिस्किट चाहिए अपने पेट्टी के साथ, क्योंकि उनके अंदर इतने एडिटिव्स और इतनी पाम ऑयल्स और इतनी चीजें डाली जाती हैं क्योंकि वो आपको टेस्ट अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। कभी आपने सोचा हो तो अगर इसको 3 या 4 दिन के लिए अगर आप उसको छोड़ के देखोगे अगर ऐसे बाहर के खाने को, तो 4th डे पर आपको अपने घर के खाने का टेस्ट एक्चुअली में रियलाइज होगा। इस चीज को जो एक पर्टिकुलर टेस्ट को डेवलप करा जाता है उसको बोला जाता है यूमामी। इट्स अ जापानीज टर्म, जहाँ पर इस पर्टिकुलर टेस्ट, एक सेवरी टेस्ट होता है, उसको बनाया जाता है इंडस्ट्रीज में। तो उस टेस्ट को जब आप 3 दिन तक अपने बॉडी को वहां से 3-4 दिन के लिए हटाओगे एंड देन यू हैव योर ओन फूड, आप वहां रियलाइज करेंगे कि ये खाना भी बहुत अच्छा लग सकता है। जी, ऐसे कई लोग भी हैं। जी बिल्कुल, आपने कहा कि अगर आप कुछ दिन नहीं खाते हैं तो आपको 7वें 8वें दिन वो जो घर का खाना अच्छा लगने लगेगा, लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको क्रेविंग होने लगती है, और जब क्रेविंग होती है तो वो परेशान हो जाते हैं कि करना क्या है। खास तौर पे जो लोग ये सोचते हैं कि अरे अब तो हम हेल्दी डाइट लेंगे, लेकिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन इसका बहुत सही आंसर है, क्योंकि जो क्रेविंग वाली चीजें हैं हमारे पास बहुत लोग आते हैं। क्रेविंग्स जो बेसिकली अराइज होती हैं वो होती है प्रोटीन की कमी की वजह से। सैटिस्फैक्शन नहीं होती है बॉडी में। हम जब एक डाइट प्लान शुरू करते हैं या हेल्दी डाइट खाना शुरू करते हैं, उसके अंदर अगर आपकी प्रोटीन की मात्रा कम होगी या वेजिटेबल्स की मात्रा कम होगी, तो आपका जो ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन होता है रिलीज होता है, वो सटाइटी नहीं दे पाता। तो प्रोटीन्स की वजह से ग्रेलिन बहुत अच्छी सटाइटी देता है, तो जिसकी वजह से फिर आपको भूख नहीं लगेगी और क्रेविंग्स नहीं आएंगी। और शुगर क्रेविंग्स कहीं ना कहीं मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से भी आती हैं, तो वो एक अंदर का टॉपिक है जो कि हम असेस करते हैं। तो क्रेविंग्स, अगर आपको क्रेविंग्स बंद करनी है तो मेक श्योर करें कि प्रोटीन का कोई आइटम जैसे दाल, पनीर, एग, चिकन या कोई भी प्रोटीन अपनी हर मील में जरूर लें, तो आपको ऑटोमेटिकली क्रेविंग्स कम होनी शुरू होंगी, क्योंकि आपकी सैटिस्फैक्शन हार्मोन रिलीज हो जाएगा। जी, तो कहीं ना कहीं अगर क्रेविंग से बचना है तो प्रोटीन डाइट जो है उसको ज्यादा अपने डाइट में शामिल करें। जी, तो ये कहीं ना कहीं मुझे भी क्लियर हुआ है, बिकॉज मुझे बहुत क्रेविंग होती है। जो सबको, आई थिंक शुगर क्रेविंग्स होना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हमारी डाइट में ब्रेड्स का कंजम्पशन, कन्वीनियंट फूड्स का कंजम्पशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम लोग सुबह अगर किसी का, हम लोग डेली रूटीन, जैसे क्लिनिक पर अगर कोई आता है तो हम डेली रूटीन उनका मानते हैं, तो सुबह की 2 ब्रेड, दोपहर की 2 रोटी, रात की 2 रोटी, तो कार्ब कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि वो शुगर क्रैश कर जाती है उनकी डाइट्स में। या तो सब्जी होगी और प्रोटीन होगा ही नहीं, तो
तो फिर क्रेविंग कैसे नहीं आएगा? तो वहीं पर हम लोग रिप्लेसमेंट शुरू करते हैं और बैलेंस करना शुरू करते हैं, और जैसे बैलेंस्ड खाओगे वहाँ पे क्रेविंग्स अपने आप कम होगी। अब मेरे हिसाब से ये सवाल जो मैं अब अगला आपसे पूछने वाली हूँ ये बिल्कुल सही है इस जगह पर, क्योंकि बात खाने की क्रेविंग की हो रही है और बात हो रही है कि प्रोटीन अगर आप अपने डाइट में अच्छे से रखेंगे, एक अच्छा प्रोटीन आप रखेंगे तो डेफिनेटली आपको क्रेविंग नहीं होगी। अब जो सवाल है क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो क्या खाएं, कब खाएं और कैसे खाएं बहुत बायो इंडिविजुअलिस्टिक होता है, मतलब हर इंसान की रिक्वायरमेंट अलग होती है। आजकल हम देखते हैं कि एक तो इंटरनेट का इतना इन्फ्लुएंस है कि हमें जो दिखता है, इन्फॉर्मेशन बहुत फ्री है, तो इन्फॉर्मेशन फ्री होने की वजह से हमें ऐसा लगता है हम यही चीज अपना लेते हैं, बट वो आपके लिए क्या पता अच्छा ना हो। हर फूड हर किसी को सूट नहीं कर सकता, तो हमें ये समझना चाहिए कि क्या खाएं में अगर आपको जनरल, अगर हम बहुत जनरल बात करते हैं तो हमें मैक्सिमम ऑफ द टाइम अगर हम घर का खाना प्रिपेयर कर सकते हैं तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग अगर आप कुछ कर सकते हो अपने लिए, क्योंकि घर का खाना खाने से उसके बाद आपको एक 80-20 का रूल फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने 80% ऑफ द टाइम घर का खाना खाया एंड 20% आपने इधर उधर खाया तो आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेगी, बट अगर वो उल्टा हो गया 50-50 हो गया तो बॉडी एडजस्ट करना बंद कर देती है। और कब खाएंगे बात अगर मैं बात करूं तो हमारे पुराने कल्चर में जैसे आज भी जैनी जो होते हैं, जैन्स होते हैं, वो लोग सन ढलने से पहले खाना खाते हैं। इस चीज को अब नया नाम दे दिया गया है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, राइट? तो जिसको नोबेल प्राइज भी मिला है अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग को जिन्होंने आगे लेकर आए, तो उनको नोबेल अवार्ड से नवाजा गया। बट ये तो हमारे कल्चर में हमेशा से था। जब आप उठते हैं तो आप उसके उठने की 1 या 2 घंटे के बाद आपका जो फायर होता है, डाइजेस्टिव फायर होता है, वो बहुत हाई होता है। तो हमेशा जब आपको कब खाना है, सबसे अच्छा आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, अगर आपका अच्छा ब्रेकफास्ट होता है तो दैट्स ऑलवेज नाइस। बट कई लोग ब्रेकफास्ट को अगेन प्रोटीन्स का ब्रेकफास्ट वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन, कि अगर प्रोटीन्स ले सके अपने ब्रेकफास्ट में विद वेजिटेबल्स तो वो एक परफेक्ट ऑप्शन होगा स्टार्ट करने के लिए अपना डे। देन लंच जो है आपका करीबन आप अपने उसके हिसाब से खाइए कि आपको रोटी खानी है, राइस खाने हैं, कि जो भी खाना है, पर जो आपका डिनर टाइम है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम लोगों के बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। कि अगर हम लोग सूरज ढलने से पहले तो बहुत जल्दी बात हो जाएगी, अगर आप 7-8 बजे भी अपने सोने और अपने खाना खाने के टाइम में, जो डिनर के टाइम में 4.5 आवर्स का गैप अगर आप रख पाए तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप सुबह का खाना और रात के खाने में 12 घंटे का गैप रख पाए तो वो और भी अच्छा होगा, क्योंकि जो बॉडी होती है उसको ऑटोफैजी नाम का एक चीज होता है जिसमें बॉडी अपने ही पुराने सेल्स को खुद डाइजेस्ट कर लेती है। तो इसीलिए अगर हम उसको, और हमारा इससे BMR भी बढ़ता है और वेट भी बेटर रहता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कहीं ना कहीं, मतलब अगर आप प्रॉपर इंटरमिटेंट नहीं करना चाहते हो और आप अगर 12 आवर्स का गैप दे सको अपने डिनर और अपने ब्रेकफास्ट के बीच में, तो अगेन दैट वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। और कैसे खाएं इज अबाउट फ्रेश पका के खाओ, प्लास्टिक्स में नहीं खाओ, प्लास्टिक्स में माइक्रोवेव कम से कम यूज़ करो, क्योंकि हमने देखा कि PCOS की दिक्कत फीमेल्स में बहुत बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक्स में एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं जो कि लीच आउट कर हम प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इतना ज़्यादा कॉस्मेटिक्स इन सब से इतना ज़्यादा हम हमारे बॉडी के अंदर, सिस्टम के अंदर एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स आते हैं कि बीमारियां जैसे इनफर्टिलिटी जैसी चीज़ें राइज पर है। तो कैसे खाना है, माइक्रोवेव का कम इस्तेमाल करें, आप आयरन की चीज़ों का पकाने के लिए ज़्यादा यूज़ करें कि आपको आयरन अच्छा मिलेगा, कॉपर बॉटल्स का यूज़ करें। तो अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आप वापस पुरानी चीज़ों पर जा रहे हैं। सो अगेन द सेम थिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिसको हमेशा लाइफ में अगर आप मान के चलेंगे ना तो आप कभी भी अपनी हेल्थ से धोखा नहीं खाएंगे। मैम अगला सवाल जो है, कुछ अच्छी आदतों के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी आदतें क्या हैं आज के टाइम पे भी ना ये एक क्वेश्चन बना हुआ है। हम क्या करते हैं ना, एक चीज़ अच्छी कर ली, हमें ऐसा लगता है अरे बस अब तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। तो मैम हमेशा हमें क्या अच्छी आदतें होनी चाहिए जो फ़ायदा पहुंचाती है, और आप इसके बारे में बताइए। जब भी कोई एक न्यूट्रिशनिस्ट आती होगी यहाँ पे बात करने के लिए तो वो सबको पता होता है क्या
खाना है, जी। कैसे खाना है, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन इतनी सारी है, जी। बट हम उसको फॉलो अप नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। गुड हैबिट सबको पता है, बट हम कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम करते हैं। पर अगर मुझे बात करनी हो गुड हैबिट्स की, तो मैं सबसे पहले बोलूँगी कि फूड को कैलोरी की तरह देखना बंद कर देना चाहिए। फूड को हमें एज अ एनर्जी देखना चाहिए, एज अ कम्युनिकेशन देखना चाहिए, क्योंकि जी। फूड इज समथिंग विच क्रिएट्स एंड विच इज द रॉ मटेरियल जो हमारी हेल्थ बनाता है। उसके लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम कम्युनिकेट करें अपने फूड से। जब भी हम खाना खाते हैं तो आप लोग अगर मोबाइल का इस्तेमाल, टीवी का यूज़ करते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कहाँ रुकना है, क्योंकि बॉडी का जो अगेन मैंने बोला सेटाइटी का जो रिस्पॉन्स आता है, वो हमारी ब्रेन पे सिग्नल देता है कि बस 20 मिनट्स के बाद हमारा फिनिश हो जाता है। बट जब हम फ़ोन में इतना इनग्रॉस्ड होते हैं खाना खाने के टाइम पर, हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि हमारा ब्रेन सिग्नल दे रहा है हमें कि अब बस और नहीं खाना हमको। वी सरपास दैट सिग्नल। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी आर वेरी कनेक्टेड। वन हैबिट जो एक्चुअली में ये इंक्रीज कर रही है वो है फ़ोन देखकर या कोई गैजेट देख के खाना खाना। तो एक हैबिट अगर इस पे आप वर्कआउट कर सकते हो तो आपका वेट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा आ सकता है। जो लोग बिना उसके वेट लॉस डाइट्स लेते रहते हैं, एक बार अपने फूड से कनेक्ट होने की कोशिश करो, आपको खुद रियलाइज होगा। सेकेंड इज च्यू, जो हम नहीं करते हैं बिकॉज डाइजेशन हमारा एक्चुअली में माउथ में बिगिन होता है। तो च्यूइंग ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों को गैस्ट्रिक है, जो लोग बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फील करते हैं, उन लोगों को स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि च्यूइंग ऑफ फूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, पानी हम लोग साथ साथ में पीते हैं, कभी कभी ठंडा पानी खाने के साथ साथ पानी, तो वो हमारे डाइजेशन को ऑफ कोर्स वीक करता है, तो वहाँ पे एक आप कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, खाना खाने के बाद लेटना नहीं होता है। खाना खाने के बाद 10 मिनट की वॉक वुड हेल्प यू ब्रिंग डाउन दैट शुगर लेवल्स। तो ये जो हम डायबिटीज इज ऑन राइज, ओबेसिटी इज ऑन राइज, जो ये सब चीज़ें हैं, इनका एक छोटा सा ट्रिक बोल दो, एक छोटा सा काम बोल दो कि अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद सिर्फ 10-10 मिनट घूमना है। उसी से आपके शुगर लेवल्स एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है जी। तो आप वो एक कर सकते हैं जी। तो ये तो आदतें हो गई जो बहुत ही अच्छी हैं, जिसके बारे में आपने बताया। लेकिन सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं और कैसे सस्टेन अच्छी आदतों को कर सकते हैं, तो वो है हमारे बच्चे। हम बच्चों को सिखाएंगे तभी वो चीज़ आगे तक सस्टेन हो पाएगी। घर से शुरू करते हैं और अपने सबसे पहले आप अपने आप को करेंगे तो बच्चे आप ही से सीखते हैं। चिल्ड्रन डोंट लर्न बाय सेइंग, दे लर्न बाय वाचिंग यू। तो जब आप करेंगे तो बच्चे आपको जरूर फॉलो करेंगे। बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स को हीरो समझते हैं। जैसे बॉलीवुड में जो एक्टर्स होते हैं ना, हम उनको देख के अट्रैक्ट होते हैं। अगर कोई अच्छा एक्टर है, हम उनसे बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, राइट? ऐसे ही बच्चे होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता, वो मम्मा पापा को देखते हैं, उनको ही अपना हीरो समझते हैं और वो जो करते हैं बिल्कुल वैसे ही वो एक्ट करते हैं या कहीं तो कहीं ना कहीं बच्चे आपको देख रहे हैं, तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सबसे पहले आप उनको चेंज होकर दिखाएं। उनको बोलेंगे आप चिप्स मत खाओ, आप ये मत खाओ, एंड आप वहाँ पे कहीं ना कहीं पे उनको एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे, तो वो ऑब्वियसली आपके घर तक चेंज रूट से नहीं स्टार्ट होगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं नोटिस करती हूँ, और आप लोग मेरी बात से वाकिफ होंगे, कि बच्चों को तो कहते हैं कि फ़ोन देख के खाता है, हाय राम हम तो परेशान हो गए, लेकिन मम्मी खाना खिला रही है और एक तरफ हाथ में मोबाइल है। तो बस यही तो है, अगर हम कॉन्शियस हो जाएं इन्हीं चीज़ों के लिए और हम रूल्स बना लें अपने, तो हम अपनी लाइफ तो सुधारेंगे, बट बच्चों के लिए जो कि फ्यूचर इतना ज़्यादा पड़ा है उनकी हेल्थ से रिलेटेड, हम उनकी लाइफ ज़्यादा सुधार पाएंगे। तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी समहाउ। एग्जाम्पल सेट करने के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल बनना पड़ता है, वो हर कोई नहीं बन पाता है। आप अगर बन गए, इट मीन्स जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो बिल्कुल हम उस पर कहें कि एक मौका मिल पाएगा मनिका की बात और मेरी बात का। मैम, आदतों में चेंजेस के क्या कारण रहे हैं? जैसे कि आपने सुना होगा अपने दादाजी या दादी जी, नाना नानी से पुरानी बातें कि अरे आप तो अब क्या खाते हो, हाँ खाना तो हमारे टाइम पे होता था। आप लोगों का लाइफस्टाइल क्या है?
असलियत तो आप तब देखते जब उस दौर में आप पैदा होते, आप वो लाइफस्टाइल देखते कि कैसा होता था। सिंपल रहते थे, सिंपल थिंकिंग थी उनकी, सिंपल खाना था, लेकिन स्ट्रॉन्ग थे, और वो कहीं ना कहीं आज जो है वो ख़त्म होने की कगार पर है। तो ये चेंजेस जो हैं कहाँ से आए हैं, क्या क्या रहा है ये बिल्कुल आपने देखा होगा कि अब उनके टाइम का लाइफस्टाइल और हमारा बिल्कुल डिफरेंट क्यों है, क्योंकि सब वर्किंग हो चुके हैं। हाँ। उनके टाइम पर आपको घर में मट्ठी बनती थी, घर में खाना बनता था, घर में Yes. ढोकला बनता था, अचार बनता था। और अगर आप अब की बात करते हो तो हम पैकेज्ड फूड्स खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फूड्स के अंदर एडिटिव्स हैं, पाम ऑयल्स हैं, इन्फ्लेमेशन है। वो हमारे घर में सुबह से बिस्किट्स के साथ शुरू होती है और कोल्ड ड्रिंक्स के साथ एंड होती है, तो वो कहीं ना कहीं सीप इन करते जा रही है। तो अगर आप पुराने लाइफस्टाइल को और आज के लाइफस्टाइल को अगर आप कंपेयर भी करना चाहो तो हम दूर दूर तक नहीं है। उनका मूवमेंट इतना अच्छा था कि उनको किसी जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। Yes. और अब हमारे पास मूवमेंट करने को एयर क्वालिटी नहीं है, और जो अगर एयर क्वालिटी है तो हमारे पास हमें जिम का जाना पड़ता है क्योंकि हमें अपना हेल्दी रखना है। पर स्टिल जो एनर्जी उनके फूड्स में थी, अगर आप मिलेट, बाजरा, रागी, इन सब की बात करें, उनके रियल फूड्स होते थे जो उनको रियल एनर्जी देते थे। Yes. अगर आप हमारे फूड्स की बात करेंगे, उसके अंदर न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार आप रीड करना की कोशिश करना, लेबल जो लेकर आते हो, कभी केचप के अंदर अगर रीड कर लोगे तो यू विल रियलाइज कि शुगर कितना है उसके अंदर। तो हम बोलते हैं हम चीनी नहीं खाते हैं, बट हम कहाँ क्या खाते हैं, हम बिस्किट खाते हैं, हम ब्रेड खाते हैं, हम केचप खाते हैं, तो जिसके अंदर की हिडन शुगर्स होती हैं। फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, सुक्रोज, ये सब शुगर के अलग अलग नाम हैं। देयर आर more than 20 नेम्स ऑफ शुगर इन द पैकेज फूड, जो आपको लगता है आप चीनी नहीं खाते हो, बट वो कहीं ना कहीं आप खाते हो हिडन फॉर्म में। तो हमारा फूड एक तरीके से बहुत हॉलो है, इट्स नॉट फुल ऑफ एनर्जी, और उनका फूड वाज जितना भी वो लेते थे इट वाज फुल ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑब्वियसली हमारी बॉडीज में भी डिफरेंस आएगा। जब हम कुछ डालेंगे ही नहीं अंदर, हमारी बॉडी स्ट्रेंथ कैसे आएगी? और उन लोगों की घर का खाना खाने से ही स्ट्रेंथ आती थी। हेल्दी रहने के पैरामीटर्स भी चेंज हो गए हैं। बिल्कुल। पहले जो था दूध, दही, छाछ सब लेते थे, और साइकिल पर भी बहुत कम जाते थे, पैदल ही खेत खेत भागे जा रहे हैं। आज के टाइम पे क्या हो गया है, पार्क जाते हैं हम लोग, जिम जाते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले गाड़ी आपको वहां तक पहुंचाएगी, उसके बाद आप पार्क में रनिंग करेंगे, तो ये लाइफस्टाइल है। यस। दूसरी चीज हम कहते हैं यस हम घी खाते हैं, लेकिन घी किस फॉर्म में खाते हैं आप ये देखिए। पहले के लोग क्या होते थे, सिंपल खाना होता था, उसके ऊपर 3 से 4 चम्मच, 2 चम्मच जो भी एक ज्यादा घी भी खा लेते तो कोई फर्क नहीं आता, उनको हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। और अभी हम हार्ट प्रॉब्लम से इतना डर जाते हैं। आपको समझ कभी आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी इनफैक्ट कि हमें घी, सैचुरेटेड फैट्स को 10% से अगर हम लेस लेते हैं तो हमारे को कोई हार्ट अटैक का रिस्क नहीं रहता है। 10% मतलब अगर आपने घी लेना अलाउड है, बट हमें एक्चुअल हार्ट अटैक्स होते हैं बिकॉज हम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा लेते हैं अपनी डाइट में, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि ब्रेड्स एंड अगेन वही पास्ताज एंड ब्रेड्स, जो कि ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को हाई करते हैं। फैटी लिवर, ट्राइग्लिसराइड, ये हमें लगता है कि फैट से होता है, बट ये फैट से नहीं हो रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि फैट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगेन लाइफस्टाइल इज मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जी। अच्छा, आजकल मार्केट में ना मिलने वाले सप्लीमेंट्स जो हैं वो उसकी जो मार्केट है वो काफ़ी ज़ोरों पर है। हम नहीं जानते कि उसमें कितने परसेंट प्लांट बेस्ड उसे रखा गया है और कितने परसेंट उसके अंदर बाकी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर जानते हैं कि कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे माँ प्रकृति से हमें मिले और हमारे किचन में मौजूद हैं। तो कुछ ऐसे ही सुपर फूड के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तो सुपर फूड्स को बेसिकली हम न्यूट्रास्यूटिकल का भी नाम दे सकते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल 2 नामों से बना है, न्यूट्रा मतलब न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन। तो अगेन जो बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट्स हैं उनके अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हल्दी की बात करते हैं तो उसके अंदर जो कर्क्यूमिन नाम का एक आता है, तो वो हमारा इम्यूनिटी, हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास इंडिया में तो बहुत यूज़ होता है, बहुत सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं। अश्वगंधा का नाम आपने सुना होगा, वो यूज़ करते हैं। योगर्ट्स, हम लोग जो दही है हम उसको एज अ सुपर फूड मानते हैं क्योंकि वो गट हेल्थ को बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव करती है। रेगुलर कंजम्पशन करते रहेंगे तो आपको उसका चेंज दिखेगा। गार्लिक, उसके अंदर एक कंपाउंड होता है एलिसिन,
तो वो एक्टिवेट होता है। अगर आपने कभी सुना हो कि अगर आपको ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई है आपका, तो आप गार्लिक का सेवन शुरू करो। तो वो कहीं ना कहीं एक सुपर फूड है। अगर आप थोड़ा सा भी अपने रोज़ की सुबह की डाइट में इंक्लूड कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा डिफरेंस दिखेगा। तो जो फूड पावरफुल तो सारे फूड्स हैं, बट जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ये हमें पता है अगेन कि ये हमें अच्छा है। फॉर एग्जांपल जिन लोगों को रागी की बात करें, अगर रागी इज ग्रेट सोर्स फॉर कैल्शियम। जो लोग दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं या जिनको दूध से एलर्जी है, तो उनके लिए रागी, ब्रोकली, स्पिनच कैल्शियम के गुड फूड्स हैं। तो ये सब में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा है। बट हाँ, सुपर फूड्स या न्यूट्रास्यूटिकल हम उनको बोलते हैं जो कि हमारी हेल्थ को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक रूट होता है लिकोरिस रूट, जिसको हम हिंदी में मुलेठी कहते हैं। तो जिन लोगों को गट हेल्थ का बहुत IBS या IBD का प्रॉब्लम्स होते हैं, हम उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से देते हैं क्योंकि वो सूद करता है। जिनको एसिडिटी और ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है, हम उनको वो देते हैं। अजवाइन आपका सुपर फूड है अगेन। तो ये सब चीज़ें इतनी सारे हमारे पास सुपर फूड्स हैं कि अगर हम इनको राइट तरीके से और राइट अमाउंट में यूज़ करें तो हेल्थ इतनी डिफिकल्ट नहीं रहेगी हर किसी के लिए अचीव करने के लिए। जी, अच्छा, गट हेल्थ की बात आपने की है और साथ ही हम फूड एज मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं, इस पर मैं आना चाहूँगी। लेकिन अभी जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया है गट हेल्थ, काफ़ी लोग सुन रहे हैं हमें और डेफिनेटली उनके जहन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि गट हेल्थ है क्या, मतलब क्या है और इसमें गट क्या है, बॉडी में क्या ये कोई पार्ट है या क्या क्या काम होता है इसका? बेसिकली आज अब रिसर्चेस शो कर रही हैं कि गट, और एक बहुत ही पुराना सेइंग है, ऑल डिजीजेस बिगिन इन द गट। सब पेट से शुरू होता है, तो वो एक्चुअली पेट नहीं है, इट्स अ लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट गट। तो गट के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई सब रहते हैं जी। और आज हमें पता चल रहा है रिसर्चेस के आसपास आते आते कि वो जो बैक्टीरियाज और फंगाइज हैं वो हमारी पूरी हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। वो हमारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे गट में प्रोड्यूस होते हैं। वो हमारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि PCOS की प्रॉब्लम्स है वो तक उनसे रिलेटेड हो रही हैं। वेट गेन का प्रॉब्लम हमारा गट से शुरू होता है। तो गट एक बहुत, सबसे पहले हमें लगता था कि गट की चीज़ गट में रहेगी, गट को बस उसका इफेक्ट और कहीं नहीं है। बट अब 2020 के बाद से रिसर्चेस आनी शुरू हुई हैं कि गट का रोल सिर्फ गट में नहीं है, इट इज विद योर हार्ट। आपकी एंजाइटी लेवल्स आर कंट्रोल्ड बाय योर गट। तो जिन लोगों को एंजाइटी लेवल्स बहुत हाई रहते हैं उनका एक कनेक्शन होता है गट ब्रेन कनेक्शन। तो गट सीधा आपके मूड को अफेक्ट करता है। तो इतना बड़ा रोल है इसका हमें सैडनेस की फीलिंग देने के लिए, क्योंकि डोपामीन जो है हैप्पी हार्मोन वो रिलीज ही गट में से होता है। तो अगर आपको रियलाइज हो कि गट हेल्थ क्या है, गट हेल्थ इज एवरीथिंग आई थिंक, क्योंकि वो उस, और बहुत लोगों को ब्लोटिंग होना, गैस होना और नॉर्मल होता जा रहा है, क्योंकि जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनको ये तो 80% ऑफ द टाइम होता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, एसिडिटी और उसकी प्रॉब्लम है। पर क्यों है? क्योंकि जो हमारे हिडन पैकेज्ड फूड्स हैं ना, जो हिडन उनके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं या हमारे एडिटिक्स हैं, वो गट हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं हमारे। तो वहाँ पे हमें रियलाइज नहीं होगा, फाइबर की कमी की वजह से गट हेल्थ बिगड़ता है कहीं ना कहीं। कहते हैं कि किसी के दिल तक पहुंचना है तो अच्छा खाना उन्हें दीजिए, लेकिन यस, अच्छा खाना मीन्स वाकई में अच्छा होना चाहिए, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट मैम? तो आज के टाइम पे हम लोगों को लगता है कि हम जो खा रहे हैं वो अच्छा खा रहे हैं, लेकिन अच्छे में वाकई क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक जो थाली है हमें नहीं पता कि उसे किस तरीके से डिज़ाइन करना है, लेकिन हाँ हमें अच्छे खाने के बारे में जानकारी देनी है। तो आप बताइए कि जो पौष्टिक थाली है वो कैसे होनी चाहिए, कितनी मात्रा में प्रोटीन, कितनी मात्रा में फाइबर और क्या क्या चीज़ें हैं? बहुत ही हेल्थ अचीव करना ना बहुत डिफिकल्ट है नहीं, अगर आप उसको रेगुलरली करते चले जाओ। अगर आप एक थाली की बात करते हो तो जब भी हमारे पास भी आते हैं तो हम लोग उनको सिखाते हैं कि अपनी थाली को हमेशा 4 भागों में डिवाइड करो। एक भाग में आप प्रोटीन्स डालोगे जिसमें आपका दाल, राजमा, छोले और आपका कोई भी प्रोटीन, पनीर आ गया या जिस तरीके का भी आप प्रोटीन लेना चाहो। एक भाग में आपको प्रोटीन डालना है, जैसे कि मैंने पहले भी समझाया था, प्रोटीन से आपकी क्रेविंग्स कम होंगी। प्रोटीन इज एन एसेंशियल पार्ट क्योंकि वो रिपेयर वगैरह में काम आता है।
कार्बोहाइड्रेट्स का अगला भाग हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे अगर आप राइस भी खाते हैं तो राइस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप कभी भी उस बोलते हैं कि वो डायबिटिक्स के लिए अच्छा नहीं होता, हम बिलीव नहीं करते, क्योंकि आप उसको दाल या अपने वेजिटेबल्स के साथ खाते हो तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका इतना हाई नहीं होता। तो कभी कभार अगर उनको राइस खाना है तो दे आर अलाउड, दे कैन हैव राइस या रोटी। हम लोग मल्टीग्रेन रोटीज या मिलेट को भी इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है। तो एक भाग आपका दाल का आ गया, दूसरा भाग आपने अपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ रखा, और तीसरा भाग वेजिटेबल्स के साथ लेना चाहिए। अगर आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, यहीं से हमारी गट हेल्थ भी कनेक्टेड है, क्योंकि फाइबर ही है जो कि बैक्टीरिया खाना खाते हैं, बैक्टीरिया का खाना ही फाइबर है, और हमारी डाइट में फाइबर कम है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो जो कुक्ड वेजिटेबल हो, जिसके घर में जैसे उनको अगर दाल रोटी ही बनाई है उनके घर में और उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आजकल टाइम की बहुत कमी है, तो टाइम अगर नहीं है तो सैलेड तो बहुत ही सिंपल फूड है कि आपने बस एक क्यूकम्बर लिया और आपने ले लिया, तो एक पार्ट अगर हम उसका वो कर सकें। एंड चौथा भाग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग देते हैं प्रोबायोटिक्स, ताकि इजी डाइजेशन के लिए। अगर आपके घर में ऑयल के फ्री वाले अचार बनते हैं, आंवला के अचार बनता है, यहाँ पे कर्ड बनता है, घर का बना हुआ दही है, वो फोर्थ भाग में डालने की कोशिश करें, उससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि जैसे जैसे न्यू रिसर्चेस आ रही हैं, वैसे वैसे हमें ये रियलाइज हो रहा है कि गट हेल्थ से सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। तो हम प्रोबायोटिक्स ज़रूर लें अगर अपने मील में, तो या अपने मील में नहीं लेना है तो अपने पूरे दिन में कहीं ना कहीं फर्मेंटेड फूड्स को ऐड करने की ज़रूर कोशिश करें, ताकि आपका जो बाकी का फूड है बहुत अच्छे तरीके से एसिमुलेट होगा। तो अगर मैं गट की बात कर रही थी, तो गट एक ऐसी जगह है जहाँ पे खाना एब्सॉर्ब होता है, राइट? तो बोलते हैं यू आर व्हाट यू ईट, बट आई डोंट, अब ये बिलीव नहीं है, यू आर व्हाट यू अब्सॉर्ब। तो अगर आप खाना तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, आप सब कुछ खा रहे हैं, फिर भी हम देखते हैं इतने लोगों के आयरन लेवल्स कम है। क्यों कम है? क्योंकि उनकी गट एब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है न्यूट्रिएंट्स को उनके। तो गट हेल्थ पे इसीलिए ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले गट हेल्थ को इम्प्रूव कर लेंगे तो जो भी खाना खा रहे हो एटलीस्ट एब्सॉर्ब हो पाएगा आपका। तो एसिमिलेशन का बहुत बड़ा ऑर्गन है गट, तो इट्स अ मेजर रोल प्ले करता है हमारे क्रॉनिक डिजीजेस के अंदर, और वैसे भी ओवरऑल हेल्थ के अंदर भी। जी, गट हेल्थ की बात कर रहे हैं, और मुझे जहाँ तक पता है गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया होते हैं, तो बैड बैक्टीरिया जो है आई थिंक वो नहीं होने चाहिए शरीर में, और जो गुड बैक्टीरिया हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, राइट? तो कौन कौन से फूड हैं जो गुड बैक्टीरिया को आगे बढ़ाने में काम आते हैं? और राइट, तो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का एक ना सेंसिटिव बैलेंस होता है गट के अंदर। तो अगर वो जब बैड बैक्टीरिया थोड़ा सा भी हाई जाते हैं तो वो हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं, अपने एंडोटॉक्सिन्स के थ्रू टॉक्सिन्स सिक्रीट करना शुरू करते हैं। अब वो एक्चुअली में गुड बैक्टीरिया बढ़ता कैसे है? वो गुड बैक्टीरिया बढ़ता है जब उसको फाइबर दो के खाना खाने को। हमारी डाइट्स में मैदा का फूड कंजम्पशन इतना है, शुगर का कंजम्पशन इतना है, तो बैड बैक्टीरिया फटाफट ग्रो करता है शुगर के ऊपर और रिफाइंड चीज़ों के ऊपर। और अगर आप उसको फाइबर देना शुरू करोगे तो फाइबर पे गुड बैक्टीरिया ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, और जैसे ही गुड बैक्टीरिया ज़्यादा सर्वाइव करेगा वो आपको सारे बेनिफिट्स देना शुरू करेगा। तो सिर्फ एक सिंपल सा सोल्यूशन है, कुछ है ही नहीं इतना बड़ा, कि हमें अपनी डाइट में फाइबर इंक्लूड करना है। और अगर किसी की गट हेल्थ ज़्यादा ही डिस्टर्ब है तो उनके लिए फिर हम लोग सपोर्ट लेते हैं फर्मेंटेड फूड्स का। फर्मेंटेड फूड्स में लाइव और गुड बैक्टीरियाज होते हैं, एक तो ये इंक्लूड करें, और दूसरा फाइबर अपनी डाइट में जनरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से फाइबर आता है, मोटे अनाज से फाइबर आता है, मिलेट से फाइबर आता है। तो जहाँ पे फाइबर इंक्रीज हुआ वहीं पे गुड बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो इट इज एज सिंपल एज दैट, कोई बहुत बड़ी उसके अंदर वो है ही नहीं। इट इज जस्ट अबाउट आप इंक्लूड कितना कर पा रहे हैं अपनी डाइट में। जी, खाने की बात कर रहे हैं जो कि मेडिसिन का काम करता है, और मेडिसिन जो है एक अच्छी मेडिसिन जो ज़रूर लेनी चाहिए। मैं वो आपसे होम्योपैथी की बात नहीं करूँगी या फिर मैं एलोपैथ की बात नहीं करूँगी, मैं यहाँ बात करूँ जो खाने से मेडिसिन मिलता है उसकी। और ये जो मेडिसिन है ना, ये जब प्रेगनेंसी का वो दौर होता है, जब एक सीड है एक लेडी के अंदर में, उस वक्त क्या करते हैं, जो मुझे लगता है कि कुछ गलतियाँ होती हैं जो शायद से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बात हम
हेल्थ की कर रहे हैं, उस दौरान हर तरह की क्रेविंग्स होती है, हर तरह का खाना खाया जाता है। और मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि एक सीड को आप जो दोगे वो बड़ा होके वैसे ही उसके अंदर वो चीज़ें आएंगी। तो कितना इम्पॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी के दौरान अपनी डाइट का ध्यान रखना, बिकॉज हम एक सीड जो है उसको हम कुछ टाइम बाद जन्म देने वाले हैं। बिल्कुल, आई मीन ये आपको अभी ये अगेन रिसर्चेस अगर आप पढ़ें इस चीज़ के बारे में, तो जो आपको डाइट मदर लेती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लो आयरन लेवल से अगर मदर स्टार्ट करती है तो उसके बेबी में जब बॉर्न होते हैं उनके लो आयरन लेवल्स होने के चांसेस होते हैं। तो इतना पावरफुल इम्पैक्ट हो सकता है इस चीज़ का कि आपका अभी का बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मदर्स का, क्योंकि वो हम नज़रअंदाज कहीं ना कहीं पे कर देते हैं कि लगता है कि नहीं हमारे से मिल जाएगा या मदर्स इतना ध्यान नहीं देती हैं। पर अगर वो ध्यान नहीं देंगी तो वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बच्चे में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं EPA DHA की बात करूँ, डेक्कोसा हेक्सानोइक एसिड होता है जो कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर मदर अच्छे आयरन लेवल्स के साथ, क्योंकि आयरन लेवल सबसे ज़्यादा अनिमिक वुमेन इंडिया में, प्रेग्नेंट वुमेन सबसे ज़्यादा उनका हाई है प्रेवलेंस। और ब्रेन डेवलपमेंट की बात करें तो ब्रेन डेवलपमेंट बच्चे का पेट से शुरू होता है। तो वहाँ पे भी हम लोगों को उनको नट्स एंड सीड्स का कंजम्पशन हाई रखना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का कंजम्पशन हाई रखना चाहिए, उनका फोलेट, क्योंकि जो स्पाइनल बच्चों का स्पाइन डेवलप हो रहा होता है उसके लिए भी फोलेट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर भी आपको बैलेंस डाइट देना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन से बच्चे का शरीर का डेवलपमेंट अच्छा होता है। कैल्शियम उस समय पर, वैसे तो कैल्शियम जो है एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बच्चा अपनी मदर से ले लेता है और मदर डेफिशिएंट हो जाती है कैल्शियम में। तो इसलिए मदर्स को सप्लीमेंट्स, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है एंड आयरन के सप्लीमेंट्स लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं हद तक हमारा या तो अपना डेयरी फूड्स का डाइट का इंक्रीज कर दीजिए। और कई मदर्स को जैसे बहुत वॉमिटिंग्स हैं या वो ऐसे खाना नहीं खा पाते हैं तो वो लोगों को राइट काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स से अपना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। पर हाँ, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड ये और DHA, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आज अगर हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं। जी। अब आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसलिए भी पूछना ज़रूरी है क्योंकि हम हमेशा ना बात करते हैं कि क्या चीज़ें खानी है, अब वो तो हमें पता होता है, लेकिन क्या नहीं गलती करनी है, क्या नहीं खाना है, इसके बारे में बहुत कम बात करते हैं, जिस वजह से हम उसे भी अच्छा समझ के अपने डाइट में शामिल कर लेते हैं। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। तो कुछ ऐसे फूड जो कम अच्छे हैं और कुछ ऐसे फूड जो कहें कि कभी कभी हो तो चल जाए, बाकी नहीं लेने चाहिए। तो आप क्या चीज़ें हैं? चीनी सबको पता है, सबको पता है कि चीनी एक ऐसा डेंजरस फूड है कि वो कहीं ना कहीं हिडन आने लग गया। आई थिंक इसे कभी नहीं लेना चाहिए, इसे कभी नहीं लेना चाहिए क्योंकि लिक्विड फॉर्म में तो और ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चीनी से हमारा कैल्शियम लूज होता है, चीनी से हमारा गट हेल्थ डिस्टर्ब होता है, चीनी से इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, डायबिटीज प्रोड्यूस होती है, ये सब हमें। और ब्रेड भी एक शुगर की फॉर्म ही है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। मैदा इज सेकंड प्रोडक्ट आई वुड वांट टू नो, बोलना चाहूँगी, क्योंकि बिस्किट्स और ब्रेड्स में इतना मैदा होता है। पास्ता, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसे, हाँ अच्छा आज हम अच्छा फील करना चाहते हैं तो हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे क्या मिलता है? फास्ट फूड। अगर आप रेस्टोरेंट्स के लिए अगर आप सेव करके रखोगे इस चीज़ का तब तक तो चलेगा, बट आप अपने घर पे भी पास्ता बना के खाने लग जाओगे और रोटी नहीं खाओगे तो फिर वो टू मच हो जाएगा। वो 80-20 का रूल कहीं ना कहीं हिल जाता है। तो चीनी एक फर्स्ट ऐसा चीज़ होगी जो मैं मना करना चाहूँगी, और मैदा। थर्ड वुड बी पाम ऑयल, जो इन्फ्लेमेटरी सीड ऑयल्स हैं। इनफैक्ट हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हम लोग आजकल, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स इतने मार्केट में आते हैं, हम उसी के अंदर तलाई करते हैं अपनी, उसी के अंदर चीज़ें करते हैं, और वो बच्चों के लिए कितने कैंसरस हैं और कितना हार्मफुल है वो हमें नहीं रियलाइज़ होता। अगर आपने देखा हो तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, इनकी चीज़ें, इनके प्रेवलेंस रेट्स बढ़ने लग गए हैं बिकॉज क्योंकि हमने सीड ऑयल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया है। सीड ऑयल्स बेसिकली एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं बहुत हाई टेम्परेचर्स पे, और हाई टेम्परेचर्स की वजह से उनके अंदर कार्सिनोजेंस बन जाते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग चीज़ें होती हैं। तो उसको अगर अपनी डाइट में जितना कम रख सकते हो उतना बेटर। एंड फोर्थ, अगर मेरे को कोई पॉइंट बोलना हो तो आई वुड बी गोइंग विद पैकेज्ड फूड्स। जितना फ्रेश उतना अच्छा। अगर आपको अपने घर की एक हेल्थ मेंटेन करके रखनी है तो पैकेज्ड फूड्स को कम से कम इस्तेमाल करिए।
उसका या तो रीड करना शुरू करिए लेबल, क्योंकि जो अगर रीड करने की बात करते हैं तो जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट होता है वो मैक्सिमम होता है। तो कभी बॉर्नवीटा या कोई ऐसी हेल्थ ड्रिंक उठा के देखना, उसके अंदर सेकंड नंबर पे शुगर होगा और उसका अंदर शुगर कंटेंट पढ़ना, तो आप सिर्फ चीनी ही खा रहे हैं। आपने बोला मैंने चाय में चीनी नहीं डाली, पर आपने उसके साथ क्या खाया, रस खाई या बिस्किट खाया, तो वो क्या है, चीनी तो है। तो यहीं पे अवेयरनेस की जरूरत है कि आपको चीनी अगर मना करिए तो चीनी एनी फॉर्म मना करिए। बस यहाँ पर जब आप ये वाला बैलेंस सीख जाएंगे, पर लोगों का प्रॉब्लम ये आता है कि तो हम इसके साथ खाएं क्या फिर, मतलब बिस्किट और वो नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे चाय के साथ, आप मखाने खाइए, आप नट्स एंड सीड्स खाइए, साथ में रोस्टेड चने खाइए। गुड़ चना जो इतनी अच्छी चीज थी वो हम भूल चुके हैं उस चीज को, आप गुड़ चने के साथ खा सकते हैं। भेलपूरी एक अच्छी चीज है जो आप खा सकते हैं। तो ये सब, क्योंकि हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम जब बात करते हैं ना कि क्या नहीं खाना चाहिए, तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं माइंड में रह जाता है जो चीजें नहीं खानी है, उनको समझ में ये नहीं आता कि खाना क्या है। वहां पे दिक्कत आती है। जब हम तो उनके फिलर्स उनको दे देते हैं, देन दे फील, माइंड में उनको सेटिस्फैक्शन आता है कहीं ना कहीं, हाँ ठीक है ये तो खाना है। तो उनके पास ऑप्शन जरूर होने चाहिए। जब ना करते हैं तो हाँ किस चीज के रिप्लेसमेंट जरूर होना चाहिए। yes, बिल्कुल रिप्लेसमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना हमें ये खुद लगेगा कि यार हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ। बिल्कुल। अब जैसे फॉर एग्जांपल कल ही आर्टिकल आया है डाइट कोक के ऊपर, अब वहाँ पे 0 कैलोरीज हैं, पर उसके अंदर एक अस्पार्टिम नाम की आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि दिखाया जा रहा है इट इज कार्सिनोजेनिक। तो लोग कितना अपने फूड के साथ डाइट कोक्स एंड कितना देखा है हमने कि यूज करते हैं। तो दैट इज आल्सो वन फूड जिसके अंदर एक हिडन कार्सिनोजेन है। तो उस चीज को, जितना भी आर्टिफिशियल चीज है, पैकेज चीज है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जाके वो कहीं ना कहीं कुछ गलत प्रोड्यूस करता है। तो उसको जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना बेटर। यस, वापस से गट हेल्थ पर आ जाते हैं, और गट हेल्थ के कुछ सिम्टम्स जो हैं जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या सिम्टम्स होते हैं जैसे लगे कि हाँ वाकई में अब हमारे गट हेल्थ में कुछ गड़बड़ी आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं गट हेल्थ की। हमें ऐसे लगेगा कि सिर्फ बर्गर, गैस इज ब्लोटिंग इज द ओनली सिम्टम, बट आपको हैरानी होगी जानकर कि डैंड्रफ एक बहुत सिम्टम है गट हेल्थ डिस्टर्ब गट हेल्थ का। एक्ने होना एक सिम्टम है गट हेल्थ डिस्टर्ब होने का। ये तो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं गट हेल्थ डिस्टर्ब होने की वजह से। अगर मैं सिर्फ बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स की बात करूँ तो डैंड्रफ एंड एक्ने, बैक एक्ने, एंड सेकेंड अगर आपको बहुत रोशे आपके स्किन पर आ रही है, ये सब बहुत एक्सट्रीम सिम्टम्स है। पर अगर उससे पहले आपको कोई भी फूड डाइजेस्ट होना बंद हो गया है, मतलब कुछ भी खाते हैं गैस होता है, कुछ भी खाते हैं ब्लोट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गट हेल्थ डिस्टर्ब है। कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होना भी गट हेल्थ डिस्टर्ब होने का एक सिम्टम रहता है। तो उसके ऊपर भी वर्कआउट करना चाहिए। हमने देखा होगा हम पानी नहीं पीते हैं, हम लोगों के वहाँ पे पानी कितना कम है, फाइबर है ही नहीं डाइट में, तो फाइबर नहीं आएगा तो हमें लगता है कि हाँ चलो ठीक है, हमने इसको कैजुअली लेना शुरू कर दिया। बट कॉन्स्टिपेशन कैन लीड टू अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि कांस्टेंट कॉन्स्टिपेशंस की वजह से हमें पीसीओएस का प्रॉब्लम, हार्मोन्स की प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो गट बैक्टीरिया है वो ईस्ट्रोजन को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। एक्सेस ईस्ट्रोजन विमेन के अंदर स्पेशली ईस्ट्रोबोलोम बोला जाता है इस चीज को, तो ईस्ट्रोजन को रिमूव करने में हेल्प करता है। बट जो कॉन्स्टिपेशन है वो इस ईस्ट्रोजन को वापस हमारे सिस्टम में ले जाती है। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस रहता है उन लोगों को हार्मोन्स की प्रॉब्लम आना ज़्यादा मतलब उनके चांसेस बहुत हाई हैं। तो जो पीसीओएस है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर गट हेल्थ। इवन डायबिटीज इज समवेयर रिलेटेड टू योर गट हेल्थ। तो अगर गट की अगर हम बात कर ही रहे हैं कि अगर छोटे छोटे सिम्टम्स को छोटा ना माना जाए तो वो बेहतर रहेगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन को, आप रेगुलर कॉन्स्टिपेशंस को आपको नॉर्मल नहीं मानना चाहिए, उसको रूट से ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग सिर्फ इसबगोल ले लेते हैं या हम कोई दवाई ले लेंगे ड्यूफालैक ले लेंगे और हमारा ठीक हो जाता है जो कॉन्स्टिपेशन है। बट देन दीज आर जस्ट स्मॉल साइंस एंड सिम्टम्स जो बॉडी आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। अगर आप उसको नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं फिर बड़ी प्रॉब्लम बनकर बाहर निकलेगी। बॉडी की बात को समझ भी गए, आपने जो सिम्टम्स बताए वो हमने ठीक है अच्छे से देखे, लेकिन अब जो है क्या करना चाहिए? अब जब हमें पता है कि गट हेल्थ हमारी जो है डिस्टर्ब है, अब जो आपने चीज़ें बताई कि क्या करना चाहिए,
उसके उसमें चलें या फिर एक डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो ये क्या होना चाहिए, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को एक तो अपनी बॉडी से फर्स्ट कनेक्टेड रहना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या हो रहा है। हम सबसे बेस्ट जज अगर कोई अपनी बॉडी का होता है वो खुद ourselves होते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिकेशंस एंड स्टफ। उससे पहले अगर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप ये कर सकें कि आप फर्मेंटेड फूड्स घर पे खाना शुरू करें, जैसे इडली, डोसा, सांभर, और अगर आप कांजी, जैसे अगर आपने सुना होगा होली के टाइम पे बनती है कांजी, गाजर की कांजी, वो फर्मेंटेड चीज़ों का सेवन ज़्यादा शुरू करें। फाइबर को इंक्रीज करें, मतलब अपनी डाइट में सैलड्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, अगर आपसे सैलड्स जैसे बहुत लोगों को पसंद नहीं आते तो कुक्ड वेजिटेबल, पालक पनीर की सब्जी, पालक की चीज़ें या कोई भी वेजिटेबल हो गई, उसको इंक्लूड करना शुरू करें। उसी से आपको रियलाइज होगा कि आपका गट हेल्थ कुछ हद तक ठीक हो रहा है। मतलब एंड वॉकिंग, क्योंकि हम एक ही जगह बैठे रहते हैं, हमारी आपका आजकल सिटिंग जॉब्स हो गई हैं, तो वहाँ से भी हमारे गट हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। तो एक्टिविटी लेवल बहुत डिफरेंस करता है। और दूसरा होता है डाइवर्सिटी। अब हम एक ही तरीके का खाना खाएंगे, सुबह ब्रेड खाना है, रात को अंडा खाना है, दोपहर में ये खाना है, तो जब फूड डाइवर्सिटी नहीं होती तब भी गट हेल्थ अच्छी नहीं होती। तो जितना डाइवर्स फूड हम खाएंगे, एक कोशिश ये कर सकते हैं कि दिन में 3 या 4 कलर्ड के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने की कोशिश करिए। उसी से नए तरीके के बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं और नए बैक्टीरियाज आपकी गट हेल्थ को बेटर करते हैं। तो आप अगर 4-5 पॉइंट्स को अगर याद रखें डॉक्टर के पास जाने से पहले, अगर ये नहीं कह रही हूँ कि डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, अगर आपको लगता है नहीं मेरा गट हेल्थ अब कुछ भी खाने से बिगड़ रहा है, तो इट कैन बी अ साइन ऑफ अ बिगर डिजीज लाइक IBS या IBD, या मे बी इवन वो इतनी हद तक बिगड़ चुकी है कि हमें अब सपोर्ट की जरूरत है थ्रू अ न्यूट्रिशनिस्ट या थ्रू अ डॉक्टर, तो आपको जरूर जाना चाहिए। बट अगर आपको लगता है हाँ आप हैंडल कर सकते हो, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या डिफेंस वुड बी ट्राइंग फर्मेंटेड फूड्स, ट्राइंग फाइबर रिच फूड्स एंड डाइवर्सिटी। फिर हम सप्लीमेंट्स की अगर बात करें तो सप्लीमेंट्स, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स भी आते हैं, बट देन अगेन इट इज अंडर सुपरवाइज्ड गाइडेंस, क्योंकि कुछ बैक्टीरियाज किसी के लिए अच्छे होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज किसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो और आजकल ऑब्वियसली मार्केट इतनी $multi-million मार्केट है, तो वो इतनी एफिशिएंसी और एफिकेसी की भी बात करूं अगर मैं, तो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स की बात करूं, इतना ज़्यादा राइज पर है, क्योंकि लोगों को पता है कि गट से ठीक हो रहा है, तो अब वो सप्लीमेंट्स आने शुरू हो गए हैं मार्केट में, क्योंकि नई इंडस्ट्री अब सप्लीमेंट्स, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स की है। तो वहाँ पर भी आपको अपना अवेयरनेस रखना चाहिए कि कौन सा सप्लीमेंट लेना है। वो अगर प्रिस्क्रिप्शन अगर आप किसी डॉक्टर के अंडर लोगे तो दैट इज ऑलवेज बेटर। यस, अच्छा ये तो बात हुई सबकी हेल्थ की, लेकिन अब इसमें जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, बच्चों का क्या होता है कि वो खाने से उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाते क्योंकि उनको फास्ट फूड पसंद होता है। तो घर का खाना उनके लिए कैसा होना चाहिए, ठीक, ताकि उनकी गट हेल्थ अच्छी रहे, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, और ये जो हमने टॉपिक लिया है फूड एज मेडिसिन, वो उनके लिए एक जस्टिफाई हो सके। और जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं वो एक ऐसी एज में होते हैं कि वो अच्छी चीज़ों को भी नहीं डाइजेस्ट कर पाते, राइट। तो ये दो जो हैं कैटेगरी के हमारे जो फैमिली पर्सन्स हैं, इनके लिए भी अगर आप कोई सलाह दें। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए एक फूड जो सब डाइजेस्ट करेंगे वो मट्ठा है, राइट। तो मट्ठा एक ऐसा फूड है जो दोनों को गट हेल्थ को बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है, बिकॉज उसके अंदर प्रोबायोटिक्स है, उसके अंदर प्रोटीन्स हैं। इट इज वन फूड जो दोनों की हेल्थ को ध्यान रखेंगे। अगर मैं बच्चों की बात करती हूँ तो उनके लिए उनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं है, उनको कैमोफ्लेज करना पड़ता है, हमें एज मदर्स बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि उनको बच्चे को आप हेल्दी खाना खिला दो। बट अगर आप वो आपका बच्चा राजमा चावल, छोले चावल भी खा रहा है या उसको वो पसंद है चीजें, तो आप उसके लिए रखें, और प्लस उनके रूल्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी से उनके रूल्स बनाओगे कि आपको 1 डे इज अ जंक डे, तो 1 डे का जंक डे करके और बाकी टाइम मैनेज कर पा रहे हो उनको, तो दैट इज हाउ यू हैव टू रेज योर चिल्ड्रन। आपको वो चीजें करने हैं। आई हैव 2 daughters, उनके हिसाब से मुझे भी पता है कि इट इज नॉट दैट इजी टू रेज चिल्ड्रन इन दिस टाइम, पर हमारे रूल्स स्टिल उनको, और अगेन आप खुद फॉलो करेंगे तो बच्चे आपको देख के फॉलो करेंगे, तो वो सीखते वहीं से हैं। अगर हम बड़ों की बात करते हैं तो उनके लिए अगर बात करनी है तो उनके लिए एनर्जी डेंस फूड्स की बात करी जाती है, जैसे कि उनको कम फूड में
ज़्यादा एनर्जी मिले। तो जैसे अगर हम सत्तू की बात करें, गर्मियाँ चल रही हैं, Yes. सत्तू उनके लिए एक बहुत अच्छा फूड रहेगा। और अगर आप डाइजेशन की बात करते हैं कि उनको डाइजेस्ट नहीं होता है बहुत अच्छे तरीके से, तो उनकी गट हेल्थ पे कहीं ना कहीं वर्क करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको घर में आप दही और मट्ठा और फर्मेंटेड फूड्स अगर दें, और उनको सैलड्स नहीं दें। जिन लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता रॉ फूड, तो उन लोगों के लिए आपके लिए बेटर है कि आप उनको कुक्ड फॉर्म में कोई भी वेजिटेबल्स दें। जी तो जी यहाँ आई थिंक जी अगर जी अब चलने का वक्त भी हो गया है हमारा, तो चलते चलते मैम सभी लिसनर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी लिसनर्स को ये मैसेज दूंगी कि हेल्थ इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी लगती है। सिर्फ एक कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। एवरी डे अपनी एक ये सोचकर खाना जब खाते हैं तो वो सोचकर डालिए खाना कि ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी हेल्थ का, आज का नहीं है, आज से 10 साल के बाद भी हमें हेल्दी रहना है। तो वो जब आप सीख जाओगे तो हेल्थ बहुत सिंपल है। यस, बहुत सिंपल है। और मुझे नहीं लगता कि हमारा जितनी भी ये बात हुई है हमारी, आपको कुछ समझ ना आया हो। बेसिकली हेल्थ पर बात हुई है, क्या चीज़ें लेनी है क्या नहीं लेनी है, गट हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे नहीं लगता कि ये कोई मैथ्स के क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आएंगे। बहुत ही ईजी वे में हमने आपको समझाया, और अब है इन चीज़ों को लागू करना, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज होता क्या है ना, हम लोग खुद के ही तो डॉक्टर बन जाते हैं, राइट? और दूसरी चीज़, हम लोग सुनते बहुत हैं, हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। ये कितने सारे लोगों के साथ में होता है मैम कि वो अप्लाई नहीं कर पाते। इन्फॉर्मेशन बहुत यस, तो अप्लाई कीजिए इन सारी चीज़ों को, और बस खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। और प्रियंका का स्लोगन तो आपको याद ही है कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस हाल में, जिस माहौल में, खुश रहें, मुस्कुराते रहे और सुनते रहे रेडियो मानव रेशना 107.8 FM। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।